अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जब तक मुआशरे से इंतहा पसंदी ख़त्म नहीं होगी, औरतों और बच्चों का एहतराम नहीं होगा, तब तक ये मुआशरा इंसानी मुआशरा कहलाने के लायक नहीं होगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रातों को जागते थे, वो भेस बदल कर चक्कर बाहर लगाते थे ताकि अपने लोगों की जो तकालीफ़ हैं, दुख हैं, उनको देख सकें, उनको जान सकें, फिर उनकी हिफाजत कर सकें, उनके मसाइल का हल निकाल सकें। लेकिन आज एक तरफ हुक्मरान अपने महलात में चैन की नींद सोते हैं, तो दूसरी तरफ खुलेआम हवा की जो बेटियां हैं वो सड़कों पर रुस्वा होती हैं। मोटरवे ज़्यादती केस का मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद अली आज 5 रोज़ गुजरने के बावजूद भी कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। अगर मोटरवे ज़्यादती केस की इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि गैंग रेप में मुलविस मुल्ज़िम शफ़कत अली को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। मुल्ज़िम का DNA जाए वक़ुआ से इकट्ठे जो नमूने थे उनसे मैच कर गया है। हमारी पूरी टीम आबिद अली की गिरफ्तारी के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है और जल्द गिरफ्तारी अमल में आ जाएगी। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि मोटरवे ज़्यादती केस इस वक्त मौजूदा हुकूमत की अहलियत और काबिलियत पर बहुत सारे संजीदा सवालात उठा रहे हैं। अगर मौजूदा ज़्यादती केस का ज़ैनब रेप केस की तहकीकात और नताइज से तकाबली जायज़ा लिया जाए तो साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और मौजूदा IG पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े कुछ फ़र्क जो था वो ये था, ज़रा देखिए। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा। 1150 DNAs की प्रोफाइलिंग हुई तो उसमें ये दरिंदा वो सामने आया। क्राइम सीन से जो मिले थे अज्जा, उसके साथ 100% मैचिंग हुई। पॉलीग्राफ टेस्ट में इस इमरान ने, इस दरिंदे ने तमाम जो अपनी जो उसकी स्याहकारियाँ हैं और कभी हरकतें की, उस सब का इसने अपना इकरार किया। बदकिस्मती से चूँकि ये बातें ज़्यादा उसमें निकल आई थी पब्लिक में, प्राइवेट सिविलियन गाड़ियों में और प्राइवेट कपड़ों में उसके घर पे गए, तो चूँकि उसका घर खेतों में एक डेरे में है, वहाँ उसको नज़र आया कि जी एक गाड़ी आके खड़ी हुई है। मुल्ज़िम आबिद और उसकी बीवी वहाँ से फ़रार हो गए खेतों में। एक तरफ गिरफ्तारी का ऐलान है तो दूसरी तरफ फ़रार होने का ऐलान किया जा रहा है। पुलिस के इस ऑपरेशन पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या पंजाब हुकूमत ने खुद मुल्ज़िम को अपनी नाअहली से भागने का मौका दिया? क्यों चारों तरफ मुल्ज़िम की रिहाइश को घेरे में नहीं लिया गया? क्यों इस ऑपरेशन की बात जो थी वो पब्लिक हुई? पुलिस की नाअहली अपनी जगह, मगर CCPO लाहौर के तबसरे ने मुल्ज़िमान के बजाय खातून को ही अपने इंतहाई नामुनासिब ख्यालात से मुजरिम बना दिया। जब CCPO पर कड़ी तनकीद हुई तो फिर आज कुछ इन अल्फाज में उमर शेख ने माजरत की। कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था, और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ, और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजो गम या कैफियत गुस्से किया, उन सबसे मैं माजरत। इस केस की तहकीकात की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस वकारुल हसन को साथी मुल्जिम बनाकर पेश किया गया उसने खुद गिरफ्तारी पेश की। अब तक की तफ्तीश में पुलिस इसे कसूरवार साबित नहीं कर सकी है। आज कौमी असम्बली के इजलास में भी इसी केस की तहकीकात के हवाले से बहस हुई। हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के बारे में क्या कहा, ज़रा ये भी देखिए। कसूर में कौम की बेटी ज़ैनब के साथ जो जुल्म और ज्यादती हुई, मैं पूछता हूँ कि उस वक्त तो इमरान खान नियाज़ी गला फाड़ फाड़ कर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे। इस वाक़े के ऊपर वो मुकम्मल तौर पर गायब, खामोश, एक लफ्ज़ नहीं कहा। वज़ीर आज़म का वतीरा बन चुका है, ये इनका स्टाइल है, ये इनका कैरेक्टर है कि जब कौम गैर महफूज समझती है और वो तलाश करती है कि हमारा वज़ीर आज़म कहाँ है, वो अचानक गायब हो जाता है, खामोश हो जाता है। अब हमारे वज़ीर आज़म के नज़दीक इस मसले का हल क्या है, ये भी सुन लें। एक तो ये इंसिडेंट जो हुआ है इसने सारी कौम को हिला दिया। देखिए, इसके 3 हल हैं। एक है पुलिसिंग, नंबर 2 लेजिस्लेशन चाहिए, इनको इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो इनको चौक पे लटकाना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि देखें, माशरा फाइट करता है कई चीज़ों को, सिर्फ पुलिस नहीं फाइट कर सकती। अब सवाल ये है कि क्या हम आलमी दबाव की वजह से सरेआम
जो इस तरह के केसेस के मुजरिम हैं उनको फांसी दे सकते हैं, और अगर सरेआम फांसी नहीं दे सकते तो क्या आबिद अली जैसे मुजरिम कानून की गिरफ्त से इसी तरह बचते रहेंगे जैसे माजी में जो है ना वो बचते रहें। वज़ीर-ए-आज़म के ख्यालात अपनी जगह, मगर अफसोस की बात यह है कि गुज़श्ता 5 दिन के दौरान भी जिनसी ज़्यादती के कई वाक़यात मीडिया पर रिपोर्ट हुए हैं। पुलिस की कारकर्दगी और तहकीकाती तरीक़ाकार पर आला अदलिया के सख्त रिमार्क्स भी सामने आए हैं, मगर इसके बावजूद सवाल ये है कि क्या मुतासरा खातून को इंसाफ मिलेगा। सवाल ये है कि क्या हमारा तफ्तीशी निज़ाम मुजरिमों को पकड़ने की सलाहियत रखता है। सवाल ये भी अहम है कि आखिर इस मामले को किस किस्म की कानून साजी की ज़रूरत है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका। शिबली फराज साहब, लाहौर मोटरवे का जो वाक़या है बहुत ही अफसोसनाक, पूरी दुनिया में इसकी मज़म्मत हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है, लेकिन अहम चीज़ ये कि 5 दिन गुजरने के बावजूद भी आज हम ये कह रहे हैं कि मरकज़ी मुल्ज़िम गिरफ़्तार नहीं हुआ। इस वाक़े के 2 दिन बाद बड़े वसूख से कहा गया कि 72 घंटों में हमने मुल्ज़िमान को पकड़ लिया है। उसके बाद कहा गया वो फ़रार हो गए हैं। आपको नहीं लगता कि इसमें पुलिस की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही है? ये पिछले 3-4 दिनों में कभी कुछ ऐलानात किए जा रहे हैं, कभी कुछ ऐलानात किए जा रहे हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि एक तो ये इस वाक़या जितना इस वाक़ये ने पाकिस्तान के अवाम को अक्रॉस द बोर्ड जितना इसका गम गुस्सा है वो हमें पहले कभी देखने में नहीं आया। ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, लेकिन एट द सेम टाइम शायद हमें आगे जो है इससे काफ़ी गाइडेंस भी मिल सके। हमारी जो ये जो इशू है रेप का, जो कि हमारे मुल्क में काफ़ी रैम्पेंट हो गया है, वो कि अगर हम देखें हमारे हमसाए ममालिक इंडिया में वो भी बहुत ज़्यादा, उनका तो खैर एक किस्म का रिकॉर्ड बन गया है, लाइक दिल्ली हैज़ बिकम द कैपिटल ऑफ रेप। और मुल्कों में भी होते हैं। हमारी पुलिस जाहिर है कि जी देखें, हम इस बात का जिक्र करते आए हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन तो वो अक्रॉस द बोर्ड नजर आता है, एंड पुलिस इज नो एक्सेप्शन। मतलब है कि सोचना तो ये चाहिए कि जो पिछले 30-35 साल से हुकूमत में रहे हैं, उन्होंने क्या किया इस इदारे के लिए। अगर वो आज नेशनल असेंबली में बड़े अफसोसनाक तरीके से क्रेडिट ले रहे थे बजाय इस वाक़े की मजम्मत के, शहबाज शरीफ साहब जो है तो वो क्रेडिट ले रहे थे मोटरवे बनाने का और फोरेंसिक लैब्स बनाने का, लेकिन उन्होंने कभी ये बात नहीं की कि उन्होंने इस सोसाइटी को, पुलिस इंस्टीट्यूशंस को प्रोफेशनल बनाने बजाय इसको कि पॉलिटिसाइज करने के उन्होंने क्या किया। यानी ये चीज़ें तो सिर्फ उससे इदारों से चलती हैं, ये ना रोड से चलती हैं और ना किसी और से। बहरहाल इसमें वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। नून लीग ने जो किया उन पर तनकीद होती थी, आज भी ये तनकीद होती है, लेकिन आप लोगों से सवाल ये पैदा होता है सर कि आप लोगों को तब्दीली के लिए, इसी सिस्टम को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, इदारों को बदलने के लिए आवाम ने आपको चुना है, लेकिन हाल ये है कि आज भी फोरेंसिक लैब पंजाब वाले इस वाक़े के बाद उन्होंने कहा कि वजारत ख़जाना पंजाब से भाई हमें फंड्स ही नहीं मिलते, DNA किट्स नहीं हैं, केमिकल नहीं है, उसके बाद फिर दौड़ें लगती हैं, फिर फंड्स जारी किए जाते हैं। आज भी ये हालात हैं शिबली फराज साहब। जी बिल्कुल। देखिए शाजिया, अगर तो ये कहते हैं हम कि इस किस्म का जो एक जनरेशनल डिक्लाइन या सवाल जो आया है किसी भी इदारे को, तो उसको अगर 1 साल में 2 साल में आप ठीक कर दें तो ये तो मेरा ख्याल है कि एक मोर्चा होगा। अब आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा को कंपेयर करें आप इसके साथ, खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत 35 साल के लिए नहीं रही है। वहाँ पे अगर हुकूमतें आई हैं तो 5-5 साल के लिए आई हैं, और ये पहली दफा है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत को रिपीट अवाम ने दोबारा वोट दिया। कह सकते हैं कि हमारी जो पुलिस थी वो पोलिटिसाइज नहीं थी, हमें उसमें बहुत शॉर्ट टाइम में हमने उसमें बड़ी पॉजिटिव चेंजेस की, रिफॉर्म्स लाए, और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस एक मिसाली पुलिस बन गई है। जबकि पंजाब में एक चूंकि 35 साल से एक ऐसा खानदान मुसल्लत था जिसने कि सिर्फ अपनी न सिर्फ वो किया, पैट्रनाइज किया, मैं तो ये कहूँगा उन्होंने मुजरिमों को पैट्रनाइज किया। यही वो लोग हैं जिन्होंने कि ये शख्स जो है, आबिद नाम है, जो भी नाम है, ये जो है तो पहले इस चीज़ में पकड़ा जा चुका था, लेकिन काश शहबाज शरीफ आज ये भी बता देते कि क्यों
उन्होंने उसको परसू नहीं किया। अगर वो परसू करते तो शायद ये वाकया ना होता। तो कहने का मकसद ये है कि हम तो हर तरफ ये बात सही कह रहे हैं आप शिबली फराज साहब। बात ये है कि हम इतने बेहिस हो चुके हैं बतौर कौम। अगर मैं बात करूं, जब तक कोई हादसा ना हो, सानेहा ना हो, मीडिया पर शोर ना उठे, हम जागते नहीं हैं, हम लोग सोए रहते हैं। अगर बात करें तो साबिक आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर साहब ने सेक्रेटरी मवासलात को ख़त भी लिखा था कि भाई इस एरिया में कोई नफरी नहीं है, इसका बंदोबस्त किया जाए, लेकिन उनके जो खतूत थे, उनकी जो रिक्वेस्ट थी, उसको नज़रअंदाज किया जाता रहा। तो फिर अगर हम ये कहें कि हर चीज़ का मलबा हम पिछली हुकूमतों पर डालकर इन चीज़ों से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कुछ लैप्सेस हैं, कमियां हैं। हाँ, एग्रीड शाजिया, मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ जब हम बात करते हैं पिछली उसके, देखें ये पूरी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ना एक दिन में बिगड़ती हैं, ना एक दिन में ये ठीक होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये कोताही की गई कि जिसमें इस रोड पे अगर पुलिस का पेट्रोलिंग या वो नहीं हुई है, तो जाहिर है कि ये कोताही है, और ये एडमिट करते हैं हम कि अगर कोताही हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। हाँ। लेकिन जो एक ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है कि जिसमें आप चीज़ों को आपको तो मतलब है कि आप चाहे फेडरल हुकूमत हो, चाहे प्रोविंशियल हुकूमतें हो, सरकारी तौर पे तो इन्होंने बिल्कुल वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत, यहाँ पे ये कल्चर बना दिए गए हैं। कल्चर एक दिन में ना बनता है ना इससे, और ना एक दिन में ठीक होता है। अब इसमें जाहिर है इससे कई सबक भी मिले हैं, इससे हमें आगे जाना है। वो चीज़ें जिसमें कि जहाँ पे कि इंस्टीट्यूशनल लैप्स हुआ है, जहाँ पे कि कोताही हुई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद नहीं होगी, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ माजी पे, हम सिर्फ उसका बैकग्राउंड दे रहे हैं आपको कि ये चीजें देखिए ये नहीं होनी चाहिए थी। बड़ी प्रोफेशनल पुलिस, ये इमरान खान हमेशा अपने जलसों में भी कहा करते थे कि चाहे वो सिंध की पुलिस हो, चाहे वो पंजाब की पुलिस हो, वो पोलिटिसाइज कर दी गई है। और आपको पता नहीं है कि अच्छे अफसरान ढूंढने में कितनी दिक्कत होती है हमें, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे फेडरल ब्यूरोक्रेसी हो या प्रोविंशियल। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके से सीसीपीओ उमर शेख की जानिबदारी में आकर उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनके हक में बयानात दिए जा रहे हैं, उनको डिफेंड किया जा रहा है, तो यकीन करें अगर ऐसा नहीं भी है तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुष्टपनाही है, कहीं ना कहीं सियासी सरपरस्ती है उमर शेख को, भले ना हो, लेकिन ये तासुर दिया जा रहा है। जिस तरह शहजाद अकबर साहब उनको जाके डिफेंड कर रहे हैं, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में शरीक हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए कोई भी डिफेंड, हर प्रोफेशनल उसको जो ऑफिसर है पुलिस का, उसकी जो परफॉर्मेंस है वही उसकी रेपुटेशन भी बनाएगी, और वही उसकी वो होगी, सपोर्ट होगी। अब हम तो इसको जानते भी नहीं थे, मतलब है कि ये तो हम नए हुकूमत में आए हैं, 2 साल हुए हैं, कई ऑफिसर्स हैं जो कि जिनके बारे में ये अगर एक कमेंट की बेस पे, और पहली बात तो ये है कि जो सीपीपीओ वो हैं, जो सीसीपीओ हैं, उनको हमने मीडिया के लिए नहीं बुलाया था कि वो मीडिया को आके जो है तो वो हैंडल करेंगे। उनका काम और है, वो पुलिस है, इसलिए वो इस चीज में उन्होंने गलत बात की, जिसकी उन्होंने माजरत भी कर ली, जिसकी माफी भी मांग ली। तो आई थिंक कि मेन इशू से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इस वक्त इशू ये नहीं है कि उसने क्या कहा, इशू ये है कि जो हुआ सही और कितना। अच्छा, जो हुआ उस पर आज वज़ीर आज़म ने कहा कि सरेआम फांसी होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत के अपने ही लोगों में, कैबिनेट में देखें इस चीज़ को लेकर डिवीजन है। फिर आज वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा, फिर वो GST प्लस, फिर वो यूरोपीय यूनियन की पाबंदियाँ, फिर वो जो हम इकोनॉमिक जो ज़ाहिर है सब इंटरेस्ट, वो आड़े आ जाते हैं। तो क्या जो कानून बनने जा रहा है कि ऑपरेशन करके उस मर्द को ही नाकारा बना दिया जाए, उसके बाद जाए जो इस काबिल ही ना रहे कि वो किसी के साथ ज्यादती कर सके, ओपनली ये बात हो रही है, कानून बनाने की बात हो रही है, तो सरेआम फांसी की क्यों डिवीजन है आप लोगों की हुकूमत के अंदर भी? देखिए शाजिया, पहली बात तो ये कि डिवीजन होने का मतलब ये है कि सारे नॉर्मल लोग हैं। हाँ। अगर डिवीजन ना हो, रोबोट्स है नहीं, हर एक का अपना नुक्ता नजर होता है और इख्तिलाफ राय होता है। असल चीज है कि जब कैबिनेट में बात आती है या असेंबली में बात आती है, उस वक्त जो है तो जाहिर है कि जो भी एक कंसेंसस से एक ओपिनियन बनता है, कैबिनेट में हो चाहे वो असेंबली में हो, तो उसके मुताबिक फैसला होगा। चूंकि वी आर इन डेमोक्रेसी। अगर ये डिक्टेटरशिप होती तो उसमें तो हम
इमरान खान फैसला करते और वो दूसरे दिन एग्जीक्यूट हो जाता। लेकिन चूंकि ये एक डेमोक्रेसी है, उसमें आपको हर एक का इजहार ख्याल और उनकी जो राय है उसकी अहमियत होती है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तशरीआत शिबली फराज साहब मेरे साथ थे। अब मुझे ज्वाइन किया है साहिब काजी चौधरी याकूब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी याकूब साहब आपका। चौधरी याकूब साहब, हर वक्त सिर्फ ये कहते रहना कि हमारे मुल्क में कानून नहीं है, हकीकत ये है कि कानून है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब ये जो एक मरकजी मुलजिम है आबिद, जो पकड़ा नहीं जा रहा है, जो फरार हो गया, वो जो नाकामी वो अलग, उस पर तो बात करते हैं, उस पर पहले भी रेप के मुकदमात दर्ज हैं। लेकिन आज ये जो मुलजिम जो दंदनाता फिर रहा है, आप नहीं समझते अगर पहले से जो मौजूद कवानीन है वही लागू हो जाते, तभी इसको पकड़ लिया जाता, इबरतनाक सज़ा इसको दे दी जाती, तो ये मोटरवे का वाक़या और जो इससे पहले जो वाक़यात हुए हैं वो ना होते। तो हर बार ये कहना कि कानून नहीं है, कानून बनाना होंगे, अगर हम सिर्फ इस चीज़ की तरफ फोकस कर लें कि जो मौजूदा कवानीन है उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, तो शायद ये वाक़यात ना हो। शाजिया, पहली बात तो ये है कि ये मुलज़म जो है 2013 के अंदर इसी किस्म के वाक़े के अंदर जो गैंग रेप के और रॉबरी के केस के अंदर यह चालान हुआ, लेकिन बाद में इसकी जमानत हो गई। असल बात यह है, हाँ। इसका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कोर्ट से ताल्लुक है। और वो लॉज की बात है, कोर्ट्स वाले ये कहते हैं कि कानून के अंदर इस किस्म की सुकम मौजूद होती है और उनको एविडेंस इस किस्म की चाहिए। अब इस वाक़े की बात, अब मिसाल ले लें, इस वाक़े का कौन गवाह हो सकता है? मौके का कोई गवाह नहीं हो सकता। इसलिए जो DNA है, जब तक ये कोई साबित ना हो जाए, साइंटिफिकली कोई एविडेंस ना आ जाए कि दो लोगों का DNA एग्जैक्टली एक तरह का हो सकता है, तो इसको DNA को एक अल्टीमेट चीज समझ के मैं समझता हूं कि एक एब्सोल्यूट एविडेंस समझनी चाहिए और कोर्ट्स को DNA की बेसिस के ऊपर सजा देनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर एक विक्टिम का बयान आ जाए और वो कहे कि हाँ यही मुलजिम है जिन्होंने मेरे साथ ये ज्यादती की, तो मैं समझता हूं किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं, और एविडेंस पैदा नहीं हो सकती। इस केस में पुलिस ने, मैं समझता हूं कि बहुत एफिशिएंटली इस केस को ट्रेस किया है। यह बहुत ही रिमार्केबल बात है। रही बात जो मैं सुन रहा था आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब के साथ जो कह रहे थे कि इंस्टीट्यूशनल डिके है, इंस्टीट्यूशनल डिके तो ऑल अराउंड है, मगर इस मामले में मैं आपको ये बताऊं कि ये सोसाइटल डिके है, ये इंस्टीट्यूशनल डिके नहीं है। ये आपको याद होगा कि कसूर का वाकया, जिस वाकये के अंदर लोग जुलूस निकाल रहे थे और वो जो मुलज़म बाद में पकड़ा गया वो भी उसी जुलूस के अंदर शामिल होता था। बदकिस्मती ये है इस मुआशरे के अंदर, जो सोशल चेंज के एजेंट्स हैं, जो सिविल सोसाइटी है, उसको इस तरफ रागब करने की जरूरत है कि इंसानों को बदलो, इंसानों की तालीम से ज्यादा तरबियत की जरूरत है। लेकिन इस केस में जरा पुलिस कारकर्दगी पर तो जरा बात कर लें। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताया जाता है जी मुलजिम जो है ना वो फरार हो गया, CTD की टीम उसको पकड़ने के लिए जाती है, तो सवालात उठते हैं, भाई ये तो नाकामी है, क्यों आप लोगों ने उस इलाके की जो मुतल्लिका पुलिस है उसको इत्तला नहीं दी, कैसे वो फरार हो गया, क्यों आपने जिस डेरे पर वो बैठा था उसको घेरे में नहीं लिया, आप किस तरीके से गए कि मुलजिम को पता चल गया और वो फरार हो गया? ये तो नाकामी है। ये शाजिया, ये मुझे इसकी तफसील का इल्म नहीं है, लेकिन जैसा कि आप आज दूसरा मुलज़म उसका जो है शफकत, वो गिरफ्तार हो गया, उसने कन्फेशन भी कर ली कि मैंने ये वाक़या किया, और आबद भी पकड़ा जाएगा। सिर्फ आबद नहीं है, बहुत सारे दीगर मुलज़मान हैं जो इस जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, जो भागे हुए हैं, और वो कोई इतनी जादूगरी नहीं होती कि जल्दी से काम कर लिया जाए। हाँ, इस मामले में मैं समझता हूँ गलती ये हो गई कि आबद का नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए था। और उस मामले उसमें क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में आबद का नाम डिस्क्लोज हुआ, क्यों आबद का बताया गया, वो मैं समझता हूं, जो मैं बगैर किसी से पूछे हुए ये मैं बात कर सकता हूं। इतना ज्यादा पब्लिक प्रेशर है, इतना ज्यादा मीडिया के प्रेशर है कि जिस दिन से ये वाकया हुआ, बहुत ही बदकिस्मत वाकया हुआ, उस दिन से इतना प्रेशर है कि उस प्रेशर में उन्होंने कहा कि कम से कम इस प्रेशर से रिलीज करने का इसको एक ही तरीका है कि हम एक्चुअल बात बता दें कि मुलजिम तक हम पहुंच गए हैं। अब उसको गिरफ्तारी के लिए मैं समझता हूं कि यह टेक्निकल मिस्टेक है, उसको नहीं बताना चाहिए था और उसको गिरफ्तार करने के बाद बताना चाहिए था। अलर्ट हो जाता है मुलजिम। तो रही बात ये जो आप पहले बात कर रही थी ना, मैं उस पर भी एक अपनी बात कर लूं। अच्छा, जरा बात ये एक है सवाल कि का जवाब दे दें, क्या ज़ैनब
कत्ल जो केस था, ज़्यादती केस, उसको उस वक्त की हुकूमत ने, आप समझते हैं, बेहतर तरीके से हैंडल किया था उस केस को? उसमें बहुत वक्त लगा था, उसमें बहुत सारे लोगों के DNA करवाए गए थे, बहुत कोशिश की गई थी और उसमें कोई शक नहीं है कि बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन वो एक वाकया नहीं हुआ था। देखें शाजिया, आप कितनी बदकिस्मती है जिसकी तरफ मैं पहले इशारा कर रहा था, सोसाइटल डिके की। आप ये एक वाकया नहीं है ये जो हुआ है, आप पिछले एक हफ्ते के अंदर अगर आप मीडिया को उठा के देख लें और रिपोर्ट्स को उठा के देख लें, बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ न सिर्फ कि ज्यादतियां हुई, वो कत्ल कर दी गई। बात यह है कि इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है वेस्टर्न वर्ल्ड में, हमारे तो यहाँ कोई रिसर्च नहीं हुई। रिसर्च जो हुई है वो ये कहते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो तो एक डिटरेंस का मैसेज भिजवाता है कि अगर किसी ने ये जुर्म किया तो वो पकड़ा जाएगा और उसको सजा हो जाएगी। लेकिन ये कि क्राइम पैदा कैसे होता है, कौन करता है, वो मुआशरे के अंदर है और वो उसके के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। रही बात ये कि पुलिस को अपनी प्रोफेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, पुलिस को कोशिश ये करनी है कि अगर कोई रिकॉर्ड के ऊपर लोग मौजूद हैं जो ऑलरेडी क्रिमिनल, जिस तरह के ये क्रिमिनल था, तो उनको हमेशा से परसू करते रहने की ज़रूरत है, उनको चेज करते रहने की ज़रूरत है ताकि क्राइम को प्रिवेंट किया जा सके। और साथ ही सबसे बढ़कर दूसरा जो आप जो बात कर सजा देने की ज़रूरत है। अगर यही मुल्जिम पहले उसको सजा दी होती, इबरत का निशान बनाया होता, तो आज ये वाकया ना होता। देखें शाजिया, ये अकेला केस नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं जिनके अंदर बड़े बड़े गनाउने केसेस हैं, इसी तरह के गनाउने केसेस हैं जिसके अंदर बेल आउट हो जाते हैं मुल्ज़मान। और मैं आपको बताऊं, बतौर एक पुलिस ऑफिसर के, हम लोग रिकॉर्ड मंगवाते हैं कहाँ से? हम रिकॉर्ड मंगवाते हैं जेलों से। पता करें कि कौन कौन से लोग जो बंद किया गया थे वो कहां से गिरफ्तार हुए कहां से निकल गए, तो ताकि उनका फॉलो अप किया जा सके। इसलिए बहुत जरूरी है कि अदालतों को भी इस बात की रियलाइजेशन की जरूरत है। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई है सुन के और पढ़ के कि बांग्लादेश में एक इसी तरह के एक मल्टीपल लोगों ने ये जो गैंग रेप किया, 16 लोगों को सजा दी, सजाए मौत दी, और उसके साथ उसने ये कहा कि यह पाकिस्तान नहीं है। मैं अदालतों को इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा, लेकिन एक बात ज़रूर करूँगा कि हमारे इस सिस्टम के अंदर, और जब आपने पीटीआई की बात कर रही हैं, उसमें जहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वहाँ पे जुडिशल सिस्टम को रिफॉर्म करने की भी ज़रूरत है। नॉट ओनली दैट कि सजाएं हों, बल्कि स्पीडी ट्रायल्स हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। साबिका आईजी चौधरी याकूब साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे पर एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए तालिबान क़यादत और अफ़गान हुकूमत के दरमियान दोहा में बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है। अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता 40 सालों से जारी बदअमनी, बिलखुसूस गुज़श्ता 20 सालों से जारी जंग के ख़ात्मे के लिए इन बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात को पाकिस्तान, यूरोपीय यूनियन और नेटो इत्तेहाद समेत दुनिया भर के तमाम अमन पसंद जो ममालिक हैं उनकी जानिब से सराहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला का दारोमदार इन्हीं मुज़ाकरात की कामयाबी पर मुनहसर है। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान और अफ़गान फोर्सेस के दरमियान मुसलसल झड़पें भी जारी हैं। इन मुज़ाकरात की कामयाबी पर बहुत से सवालात भी खड़े हो चुके हैं, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप नवंबर 2020 में होने वाले अमरीकी इंतखाबात से पहले अमरीकी अफवाज का अफ़गानिस्तान से मुकम्मल इनखला भी चाहते हैं। इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात अमन की जानिब यकीनन एक अहम डेवलपमेंट है, पेशरफ्त है, लेकिन क्या इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात कामयाब भी हो पाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तालिबान और अमरीका के माबैन मुआहदे के मुताबिक इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज़ मार्च में होना था, लेकिन तालिबान कैदियों की रिहाई के मामले पर इख्तलाफात की वजह से इन मुज़ाकरात में मुसलसल ताख़ीर होती रही है। दोहा में शुरू होने वाले इंट्रा अफ़गान मुज़ाकरात के पहले रोज़ बैन अल-अक़वामी इमदाद, ख़वातीन के हुकूक, जंगबंदी और इस्लामी निज़ाम के नफाज समेत कई उमूर ज़ेर बहस आए।
तालिबान अफगानिस्तान को अमरीकी फोर्सेस के इनखला के बाद एक इस्लामी अमारात के तौर पर बदलना चाहते हैं, जबकि अफगान सदर अशरफ गनी ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में इस्लामी जमहूरिया का निज़ाम राइज हो। इस हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो का ये कहना है कि अगरचे अभी बहुत से चैलेंजेस हैं, ताहम फ्रीकैन को इन मुज़ाकरात में किसी तफसीली अमन मुआहदे तक पहुँचना चाहिए। पाकिस्तान पहले दिन से ही अफगान अमन मुज़ाकरात अमल और इन मुज़ाकरात के लिए कोशिशों में मसरूफ़ रहा है। पाकिस्तान का एक मुस्बत किरदार रहा है, जिसका मुस्बत नतीजा भी आज हमें देखने में नज़र आ रहा है। इस सारी सिचुएशन पे मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों का अमन एक दूसरे से जुड़ा है, और अब इसके लिए ज़ाहिर है इंटर अफगान मुज़ाकरात की जो कामयाबी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कहा जा रहा है, जो कल मुज़ाकरात शुरू हुए उसमें अफगान हुकूमती वफ़द जो है उसकी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, तरजीह है, वो उनकी तरफ से जो मुतालबा है वो है जंग बंदी। लेकिन तालिबान के मुताबिक जंग बंदी से पहले जो अमामिल हैं जिनकी वजह से ये सारे हालात पैदा हुए उनको ख़त्म करना होगा। दूसरी तरफ अगर ये कहा जाए कि वहाँ का जो अफगानिस्तान का निज़ाम है उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं, जो 9/11 के बाद जो सारी सिचुएशन वहाँ पर हुई उस बारे में सवालात उठाए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या अवामिल थे। तो एक ऐसा निज़ाम, मुश्तरका निज़ाम जो तालिबान क़यादत और अफगान हुकूमत के लिए काबिल कबूल हो, आपको लगता है कि ये मामला कहीं जाकर हल होगा? क्योंकि जब से कल से मुज़ाकरात शुरू हुए, कुछ लोग कह रहे हैं डेडलॉक हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं पेशरफ्त हो रही है, आगे बढ़ने का इम्कान है। आपको क्या लगता है ये मामला हल होगा आगे चल के? पहले तो ये बात समझिए कि हम डील किस चीज़ से कर रहे हैं। हाँ। दो मुखालफीन हैं जिन्होंने 2001 के बाद से 18 साल जंग लड़ी है। दोनों ये समझते हैं कि वो अफगानिस्तान के राइटफुल हुक्मरान हैं और उनके साथ जो मुखालिफ है वो कार्रवाइयाँ कर रहा है और उनके लोगों को निशाना बना रहा है। तो ये बैड ब्लड या जो एक माहौल है वो तो बहुत मुश्किल है। और ये मुखालिफिन क्यों इकट्ठे बैठे ये भी जहन में रखिए। अगर पाकिस्तान ने अपना किरदार, मुस्बत किरदार अदा ना किया होता, अगर पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके वो चीज़ें, वो मेहनत ना की होती, उतना एफर्ट ना किया होता जो हमने किया है, तो आज ये ना होता। ये बात मैं दोबारा दोहरा देता हूं, जो दुनिया बार बार क्रेडिट ले रही है सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के अलावा, अफगानिस्तान के जो अपने वहां पे फैक्शंस हैं जिन्होंने अब बातचीत करनी है, उसके अलावा एक मुल्क है जो इसमें बेसिकली ना होता तो ये मामला यहां ना पहुंचता, वो पाकिस्तान है। अब इसका मकसद क्या है बताने का कि ये बहुत मुश्किल मामला है, इसमें हर मरहले पे हिकअप आएगा। तालिबान बहुत हार्ड नेगोशिएटर्स हैं। अफगान हुकूमत के पीछे हम माने या ना माने अमेरिका खड़ा है, अगर अमेरिका ना खड़ा हो तो वहां ये मामला वो आगे नहीं चला सकते। इसलिए किसी को ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि अब ये बातचीत शुरू होगी और बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत रोज जो है इसमें बदस्तूर जो है वो कामयाबियां होंगी और मामला जो है हल हो जाएंगे। अफगान तालिबान की जो सारी कोशिश या जदोजहद है उसका सारा मकसद ये है कि इस्लामी निज़ाम का निफाज होना चाहिए। दोहा मुज़ाकरात में भी उनकी डिमांड रही है और ये उन्होंने मुतालबा अपना पेश किया है। आप समझ जिस तरह आप कह रहे हैं कि अफगान हुकूमत के पीछे ज़ाहिर है अमेरिका खड़ा है, तो अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए जो तालिबान का मुतालबा है शरीयत का निफाज, क्या ये काबिल कबूल होगा मगरबी दुनिया के लिए? सर, जब भी आप कोई भी निगोशिएशंस, ऐसे मुश्किल निगोशिएशंस शुरू करते हैं तो दोनों साइड्स ने अपनी मैक्सिमम डिमांड्स आपके सामने रखनी है, हमेशा ये होता है। और फिर उस पर कॉम्प्रोमाइज का प्रोसेस शुरू होता है, कुछ थोड़ा सा आप देते हैं, थोड़ा सा दूसरा देता है। तो तालिबान में बहुत तब्दीली आई है, ये वो नहीं है तालिबान जो 90 के दहाई के थे। उसी तरह अफगान हुकूमत में बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं अमन आ जाए, बहुत से, मैं वाज़े तौर पे कहता हूँ, स्पॉयलर्स भी हुकूमत में ना सही लेकिन वैसे बहुत से अफगानिस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो नहीं चाहते, वॉर इकोनॉमी चल रही है। तो ये मामलात जो हैं जैसे मैंने कहा बहुत गंभीर है, लेकिन अल्टीमेटली गिव एंड टेक पे फैसला है। क्या फैसला है इस पे मैं वजाहत करना चाहता हूं, ये बहुत अहम बात है। देखिए, दुनिया ने पाकिस्तान की तरफ देखा, पाकिस्तान ने डिलीवर किया, हमारा रोल है फैसिलिटेटर का। अब इस मरहले में ये नहीं हो सकता कि जहां पे मामला रुके दुनिया पाकिस्तान को कहे जी डू मोर,
देखिए अब ये एक अफगान प्रोसेस है, पहले भी था, लेकिन अब मुकम्मल तौर पे अफगान बैठे, वो इस्लामी रियासत चाहते हैं, वो तालिबान का मौक़िफ़ चाहते हैं, वो अफगान हुकूमत का मौक़िफ़ चाहते हैं, ये अब उनका फैसला है। तो दुनिया को पाकिस्तान के पास नहीं आना कि आप गारंटी करें अमन को, पाकिस्तान के पास कोई तरीका नहीं गारंटी करने का। हाँ। हमने फैसिलिटेट किया है, आगे भी जो मदद कर सकेंगे करेंगे। ये ना हो कि मरहला किसी पे आके कोई बात रुके या कोई प्रोसेस खराब हो और दुनिया पाकिस्तान पे नुक्ताचीनी करे, इसके लिए अब हम नहीं तैयार। इस हवाले से हमारे जो कंसर्न्स हैं वो बड़े अहम हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो 4 नुकाती एजेंडा पेश किया गया, उसमें बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर ऐसे अनासर ना इस्तेमाल हों, ऐसे अनासर जो है ना वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना कर सके जो इसके सरहदों के बाहर दूसरों को नुकसान पहुंचाए। मतलब पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो रॉ और एनडीएस का जो गठजोड़ है, साजिशें हैं, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान इसको बेनकाब कर चुका है। और इस वक्त इंडिया की तरफ से आप देखें कि अफगानिस्तान में जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो वहाँ पर सरमायाकारी की जा रही है, 400 से ज़ायद तरक्याती मंसूबे हैं जो इंडिया ने वहाँ पर शुरू कर रखे हैं, जो वहाँ पर काम हो रहा है। जाहिर है अफगान हुकूमत के अपने माली इंटरेस्ट हैं इंडिया के साथ। तो ऐसे में हम कैसे किसी से यकीन दहानी ले सकते हैं या कोई इंश्योर करवा सकता है कि वो अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा? अब उन्होंने तो अपने इंटरेस्ट देखने हैं, तो कैसे हम उनसे यकीन दहानी जो है ना वो मांग रहे हैं या वो दे सकते हैं हमें? ठीक, आपका भजा सवाल है। देखिए पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि ये हो रहा है बदकिस्मती से। इस वक्त शायद ही, मैं आपके प्रोग्राम पे पहले भी कह चुका हूँ, शायद ही कोई दहशतगर्दी का वाक़या पाकिस्तान में हो जिस पे हमारे मशरकी हमसाए के फिंगरप्रिंट्स नहीं है। हाँ। और ये भी बात दुरुस्त है, बदकिस्मती से अफगान सरहद यूज हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, हमने सबूत शवाहिद भी पेश किए। अब ये टीटीपी का जो मर्जर है, ये जो बात हुई तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने बाकी जमातों के साथ मिला, ये आपका क्या ख्याल है वैसे ही हो गया? क्यों हो रहा है? क्योंकि अब नजर आ रहा है कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम राह पे जा रहा है। दुनिया ने पाकिस्तान को तस्लीम किया है। आप वेस्टर्न सारा प्रेस पढ़ लें 2019 5 अगस्त के बाद, आहिस्ता आहिस्ता, और अब हमने ये यौम इस्तेसाल पे देखिए जो कवरेज हुई, हिंदुस्तान की सरजरिश हो रही है, मलामत हो रही है पाकिस्तान को। दुनिया कह रही है रिस्पॉन्सिबल एक्टर है कश्मीर में और बाकी चीजों में, ये उसको अंडरमाइन करना चाहते हैं। इनको पता है कि अब पाकिस्तान जो है वो जहां खड़ा है, दुनिया पाकिस्तान की बात सुनना शुरू हो गया है, दुनिया को नजर आ रहा है। तो ये हो रहा है। आपकी जहां तक बात है कि कैसे, देखिए अगर कोई भी मुल्क अपना इक्तिसादी अमल जारी रखता है, कोई ट्रेड रिलेशंस बनाता है, कोई गर्ज नहीं हमें उससे, बिल्कुल करें, हर एक का राइट है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी, पाकिस्तान का इंटरेस्ट अंडरमाइन करने के लिए, वो हमारी रेड लाइन है। हम अमेरिका को बता चुके, अफगान हुकूमत को बता चुके, हर मुल्क को, हर एक्टर को बता चुके, उस पर हम खड़े, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और देखिए अफगान भाइयों और बहनों को ये बात हमने बताना है, बताई है, बावर कराना है कि अगर आपकी सरहद इस्तेमाल होगी तो हम तो अपनी फेंसिंग कर रहे हैं, आपको मुश्किलात होंगी। आप यहां आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, रिश्तेदार दोस्त अहबाबों से मिलने, हम नहीं चाहते उसमें कोई खलल आए। हम आपका ट्रेड भी फैसिलिटेट कर रहे हैं और करना चाहते हैं, लेकिन अगर वहां से दहशतगर्दी होगी तो हम मजबूर हैं। तो ये उनका अपना नुकसान है और ये बात समझ वहां पे है। बदकिस्मती से ये जो हमारा मशरकी हमसाया है वो अब बौखला चुका है। सच्ची बात यह है, दुनिया में मार पड़ रही है, कश्मीर हाथ से निकल गया है, अंदर जो मुसलमानों के साथ कर रहे थे मुसलमान खड़े हो गए, ये होना ही था। ये सुसाइडल पाथ है, बौखलाया हुआ है और उसमें रिएक्ट कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। मैं तो नहीं चाहता, देखिए बायसियत पाकिस्तानी ऑफिशियल एक सिक्योरिटी इदारे के हेड के, मुझे तो ये कहना चाहिए कि जी बाढ़ में जाए, अपना खुदकुशी करें। बट वी आर ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट। हम तो कहते हैं कहीं भी कोई खराबी ना आए, कोई कहीं पे किसी किस्म के जंग ना हो। लेकिन आप देखिए डॉक्टर साहब, मॉस्को में जो मुज़ाकरात हुए उसके बावजूद भारत और चीन के दरमियान ज़ाहिर कशीदगी है। दूसरी तरफ जो चाइना अमेरिका एक दूसरे को आलमी अमन का खतरा करार दे रहे हैं। बहरा जनूबी चीन में अमेरिका अपनी फौजी मौजूदगी जो है उसको मुसलसल बढ़ा रहा है। तो अगर मैं सी पैक के मद्देनजर रखते हुए अगर आपसे मैं सवाल करूं, जो खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी है, ये कितनी खतरनाक है इसके लिए? देखिए अगेन भारत ने बड़ा जी कि पाकिस्तान एडवांटेज ना ले, ये ना करे। पाकिस्तान ने कौन सा एडवांटेज लिया है? लेना होता तो ले सकते थे, क्यों नहीं ले सकते?
लेकिन हम रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको कहा हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए रीजन में। देखिए पाकिस्तान खड़ा किस चीज़ पे? पाकिस्तान खड़ा है इकोनॉमिक सिक्योरिटी अपनी बनाने के लिए। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी कैसे बनती है? कनेक्टिविटी उसका सबसे बड़ा जो है वो मंबा है। अब आप जब सीपेक की बात करते हैं तो क्या है? कनेक्टिविटी है शुमाल से जुनूब। जब आप अफगानिस्तान की बात करते हैं अमन की, आपने वहां से बात शुरू की, हम क्यों अमन चाहते हैं? उसका एक बहुत बड़ा आंसर यह है कि हम सेंट्रल एशिया में एक्सेस चाहते हैं और सेंट्रल एशिया को अपनी एक्सेस देना चाहते हैं गवादर पोर्ट की। वो वहां अमन आएगा तो ये होगा कनेक्टिविटी के लिए खड़े। तो भाई हमारा तो सारा फोकस ये है कनेक्टिविटी आए, इकोनॉमी बढ़े, इकोनॉमिक सिक्योरिटी आए, हमारे लोगों में खुशहाली आए। दूसरा खुदकुशी पे लगा हुआ है। तो बदकिस्मती है इस खित्ते की कि वहां पे जो हालात हम बना सकते हैं इस खित्ते में, ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी की बात होती है। ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी कैसे हो सकती है जब दूसरा मुल्क जो है वो अपने हर हमसाये से लड़ने पे तुला हुआ है और हर हमसाये से मार खा रहा है और मुंह की खा रहा है, फिर नहीं समझ आ रही। तो इसका मसला है, हमारा मसला नहीं है। हम अमन पे खड़े हैं, जो अमन के लिए तैयार है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लगता यह है कि ऑपोजिशन की जमातों को भी 20 सितंबर को होने वाली एपीसी के हवाले से कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। मरीम नवाज़ भी इसमें शरीक नहीं हो रही हैं, जबकि अब ये एपीसी इस्लामाबाद में जरदारी हाउस की बजाय एक होटल में होगी। ख़बरें जो सामने आ रही हैं वो ये हैं कि बिलावल भुट्टो ने जरदारी हाउस में एपीसी करवाने से इनकार कर दिया है और उन्हें इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अपोजिशन ने हमेशा पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल किया है। एपीसी के हवाले से दावतनामे भी दिए जा रहे हैं जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ ने शिरकत की यकीन दहानी भी करवाई है। लेकिन रहबर कमेटी के इजलास के बाद अभी तक एपीसी के हवाले से ना तो अपोजिशन कोई सियासी फ़ज़ा कायम कर पाई है और ना ही हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना बयानिया मजबूत करती हुई नज़र आ रही है, जबकि अपोजिशन जमातों में अदम एतमाद की जो फ़ज़ा है ये अभी भी कायम है। ऐसे में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद ये कहते हैं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन तहरीक से पहले नवाज शरीफ को वतन वापस आना होगा। वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है और हुकूमत मुखालिफ तहरीक का फैसला टेलीफोन या ख़त के ज़रिए मुमकिन नहीं है। हाफिज़ हुसैन अहमद की जानिब से दिए गए बयान में कहा गया है कि वतन की फ़ज़ा में नवाज शरीफ के दाखिल होने से ही अक्सर मामलात वाज़े हो सकते हैं और इन अफवाहों का खात्मा हो सकता है जिनमें ये इल्ज़ाम है कि हुकूमत को 5 साल पूरे करने की यकीन दहानी करवाई गई है। इससे ज़ाहिर होता है कि JUI फ़े को अभी भी अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है जो एपीसी होने जा रही है इसमें जो नून लीग का किरदार है इस पर शकूक व शुबहात हैं। अपोजिशन में से नून लीग के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पहली बार नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन भी ये कह चुके हैं कि नून लीग हुकूमत की मुद्दत पूरी होने की ज़ामिन है। शादिया, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं अपनी आपको अपनी बात बताऊं, मेरे ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ और नवाज लीग इमरान खान की हुकूमत की देर पा चलने की जमानत दे चुके हैं। सर कैसे? इन्होंने दिखाना यह है कि उसको बहुत उसकी मुखालफत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जहाँ वोट का मामला आएगा वहाँ इनके बड़े लीडर भी गुरेज करेंगे और पीछे रहेंगे। ये हमें आगे लगा चला के और खुद पीछे से डील अपनी मुकम्मल करना चाहते हैं। तो अब क्या ये समझा जाए कि जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे एपीसी कामयाब नहीं होगी, हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक नहीं चल सकती है? इस हवाले से JUI फ़े की क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जबकि वो जानते हैं कि नवाज शरीफ बीमार और बाहर इलाज करवा रहे हैं? मुझे ज्वाइन किया है JUI फ़े के रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। हाफिज़ साहब, आपने गुज़श्ता रोज़ कहा कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला कुन तहरीक चलानी है और जो एपीसी होने जा रही है इससे पहले नवाज शरीफ को वतन वापस आना चाहिए। आप लोग भी जानते हैं, सबको पता है, नून लीग भी ये कहती है, रिपोर्ट्स भी उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी हैं नवाज शरीफ साहब ने,
वो तो बीमार हैं, तो कैसे वो APC से पहले आ सकते हैं? कैसे कोई वो जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक आप लोगों ने चलानी है उसका हिस्सा बन सकते हैं? उनकी तो टेलीफोन पर मौलाना से भी बात हुई थी, क्या उस वक्त भी मौलाना साहब ने कहा था कि आप वापस आएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शाजिया, ये जो मैंने गुजारिश की थी या इस वक्त एतजाज़ साहब बात कर रहे हैं कि अपोजिशन के दीगर हलकों में जो इस वक्त ऐसी फिजा कायम है, ये एक दिन में नहीं बनी है, बल्कि 18 के इंतखाबात के बाद से लेकर आप देखेंगे कि 1 साल तक, जब तक कि आज़ादी मार्च नहीं हुआ था, उस वक्त तक भी सूरत हाल ऐसी रही है कि अपोजिशन एक नुक्ते पे न मुतहद हो सकी है और न इस हवाले से कोई संजीदगी का मुजाहिरा किया गया था बड़ी जमातों की जानिब से। और आज़ादी मार्च के हवाले से कई APC बने और उसमें ये फैसले होते रहे और हम इंतज़ार भी करते रहे, ऐलान भी हुआ लेकिन कौम ने देखा कि दोनों बड़ी जमातों ने टोकन तशरीफ आवरी के अलावा उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया। और उसके बाद दोबारा जनाब जरदारी साहब ने और फिर नवाज शरीफ साहब जब सेहत के हवाले से बाहर निकले थे जेल से, तो उन्होंने अपनी मुलाकात के हवाले से और फिर अपने दामाद के जरिए जो ख़त भेजा उसमें, और अब कोई टेलीफोन पे आधा पौन घंटे तक मौलाना फजल रहमान साहब से उन्होंने तफसीली मुलाकात की। हाँ। और यही इंडिया दिया कि आप लोग मैदान में निकले। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो बयानिया जनाब नवाज शरीफ साहब या जो पैगामात या उनके भी एलची भी मिले थे, उसको अगर देखा जाए और जिस हवाले से अभी आपने अपने इंट्रो में बात की है कि वहाँ पर एक पार्टी कहती है कि जी हमारे आनी होनी चाहिए, जबकि उसूली तौर पर मुस्लिम लीग नून इस वक्त बड़ी अपोजिशन की जमात है और उनके कायद जो कायद इख्तिलाफ भी हैं पार्लियामेंट में जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आप समझते हैं कि मेजबानी उनको करनी चाहिए थी, तो क्या ये रवैया उनका वाजे कर रहा है कि मुस्लिम लीग नून संजीदा नहीं है, मुस्लिम लीग नून का रवैया संजीदा नहीं है APC को लेकर या हुकूमत मुखालिफ तहरीक को चलाने के हवाले से? देखिए, अब तक तो मैंने गुजारिश की है कि 2 साल में जो सूरत हाल है वो इंतहाई गैर संजीदा है। अब इसके बाद हमें तवक्को थी कि इस बार जो बात हुई है तफसीलन जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है उसके बाद शायद हालात बेहतर होंगे, लेकिन जो रिपोर्ट आप दे रही हैं या जिस हवाले से बात की जा रही है तो हमें इसमें यकीनन खदशात हैं और हम चाहते हैं कि इस वक्त अपोजिशन के इत्तेहाद के हवाले से हो। अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी के बारे में ये बात आपने अपनी जाती कैपेसिटी में की थी या पूरी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि ये नवाज शरीफ साहब आए तो ही कुछ हो सकता है? शहबाज शरीफ भले ही उसको लीड करें, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा जो एतमाद है वो नवाज शरीफ साहब पे है। देखिए, जहाँ तक मौक़िफ़ का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून के तमाम तर जितने भी अरकान हैं या जिनके वर्कर हैं या दीगर सियासी जमातों के जो अपोजिशन में है, उन सब का नुक्ता निगाह यही है जो मैंने गुजारिश की। अब फ़र्क ये है कि कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग बात नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा कि जहाँ तक उनकी बीमारी का ताल्लुक है यकीनन अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए, लेकिन उससे आप देखिए कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने तो चंद दिनों की जो बात लिखी हुई है तो यकीनन उस वक़्त भी उनको सोचना चाहिए। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर शाजिया ये बात अर्ज करूँगा कि हमें किसी के पार्टी के अंदर मुदाखलत की बात नहीं है, हम तो अपना रोना रो रहे हैं, हमें आम खाने से पेट गिनने से मतलब नहीं है। अच्छा, मौलाना साहब ने जो शुजात साहब से मुलाकात की वो तो हुकूमत में है, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो उनसे मुलाकात का क्या मकसद था? तहरीक आप लोगों ने हुकूमत के खिलाफ चलानी है, मुलाकातें उनके इत्तेहादियों से हो रही हैं। नहीं, चौधरी शुजात साहब की शख्सियत ऐसी है कि उनसे बहुत ही हज़रत मुफ्ती साहब के और उनके वालिद से चौधरी ज़ुर्राई के ताल्लुकात हैं, तो मौलाना तो उनकी खैरियत दरियाफ्त करने गए थे
जाहिर है कि जब दो सियासतदान मिलते हैं तो खैरियत के साथ कुछ और भी दरियाफ्त किया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जे के रहनुमा हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अब पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के साथ है। CPEC के बाद इस ताल्लुक़ में मज़ीद जो है वो गहराई पैदा हुई है और मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन जारी रखे हुए हैं, जबकि अब दोनों ममालिक में IT और डिजिटल स्पेस में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कायम करने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से ज़राए का ये दावा है कि वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने वज़ारत ख़ारजा से NOC हासिल करने के बाद चीन के साथ मुआहदे का एक ड्राफ्ट तैयार किया है और वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद और वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की असद उमर ने इस तरीक़ाकार के ज़रिए समरी मंजूर करने की मुखालफत की है और ये मुतालबा किया है कि इस अहम तरीन मामले को वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाए। अब वज़ीर आज़म की हिदायत पर इसकी जो समरी है ये कल कैबिनेट के इजलास में पेश की जाएगी। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान IT के शोबों में होने वाली पार्टनरशिप के बाद इलाकाई इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा। चीन के ताउन से पाकिस्तान में स्मार्टफोन और IT डिवाइसेस की तैयारी के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी, जबकि पाकिस्तान में चिप और प्रोसेसर डिज़ाइन सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे। ज़राए का ये भी दावा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, मुल्की सतह पर पब्लिक एंड गवर्नमेंट क्लाउड सेंटर और 5G टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये तामीर किया जाएगा, जबकि स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की तामीर के लिए ताउन किया जाएगा, जिसमें 5G, रोबोटिक्स, क्लाउड टेक्नोलॉजी और नीनो टेक्नोलॉजी की तामीर की जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान के शहरों में नेशनल ICT यूनिवर्सिटीज़ का क़याम भी अमल में लाया जाएगा और कराची में वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए नेशनल ICT यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी, जबकि पाकिस्तान में कमर्शियल माइक्रो सैटेलाइट की तामीर के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की तामीर और सैटेलाइट लॉन्च सेंटर की तामीर के लिए चीन की जानिब से भी ताउन किया जाएगा। पाकिस्तान में IT के शोबे में तरक्की के हवाले से ये जो मुआहदा है ये कितना अहम है, कितनी अहमियत है इसकी, इस पर मैं बात करूंगी। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी आपका। सुहेल इकबाल भट्टी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुराद सईद और असद उमर ने मुआहदे की मंजूरी के लिए समरी कैबिनेट में पेश करने का मुतालबा किया है। बेसिकली इन दोनों शख्सियात की रिजर्वेशंस क्या थी, इन दोनों वज़रा की क्या रिजर्वेशंस थे इनकी? वालेकुम अस्सलाम शाज़िया। मामला ये है कि ये एक बहुत अहम मुआहदा है और इसकी बहुत डिटेल मुख्तलिफ शोबों के साथ जुड़ी हुई है और वफाकी काबीना के से जो फ़ैसला साजी के दो तरीक़ेकार हैं। एक आप वफाकी काबीना का इजलास बाज़ाब्ता मुनक्किद होता है, दूसरे कुछ मामलात जो अर्जेंट उनकी नेचर हो उनको सर्कुलेशन के ज़रिए, जो कि रूल्स ऑफ बिज़नेस में प्रोविजन है, आप मंजूर करवाते हैं। ये जो चीन के साथ मुआहदा होने जा रहा है, जिसकी वजारत ख़ारजा से NOC हासिल किया जा चुका, वजारत कानून इस मुआहदे की नोक पलक संवार चुकी, इस मुआहदे को सर्कुलेशन के ज़रिए से मंजूरी हासिल करके चीन के साथ दस्तखत करने की कोशिश की गई, जिसे वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद साहब ने और वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की असद उमर साहब ने, उन्होंने इसको मुखालफत की। तहरीरी तौर पर लिखा उन्होंने कि नहीं, हमें इसको काबीना के अंदर लाएं, डिबेट होगी, हम इसको मज़ीद मौसर बनाएंगे और फिर हम इसे मंजूर करना चाहिए। 28 वज़रा को ये समरी भिजवाई गई, जिसमें से 17 ने इसके ऊपर मुकर्रर वक्त के अंदर जवाब भी नहीं दिया। तो अल्टीमेटली अब ये मामला कल आएगा वफाकी काबीना के सामने। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि CPEC के तहत जहां पाकिस्तान को बहुत से फ़वाइद मिले हैं, तकरीबन $70 अरब के लगभग ये मनसूबा जारी है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोटरवेज, पावर प्लांट्स, इकनॉमिक जोन्स, मुख्तलिफ शोबों के अंदर ताउन का सिलसिला जारी है। लेकिन दुनिया का जो एक ट्रेंड है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का, वो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, और पाकिस्तान खित्ते के ममालिक, पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में और दुनिया के दीगर ममालिक में
पोटेंशियल होने के बावजूद बहुत पीछे है। तो ये चीन के साथ एक स्ट्रेटेजिक स्पेस पार्टनरशिप के साथ साथ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ये एक ऐसा मुआहदा करने का फैसला किया गया जो पाकिस्तान की तकदीर संवार सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो खदशात हैं, क्या ये दुरुस्त है कि पाकिस्तानियों का जो डेटा है वो शेयर हो सकता है? कौमी सलामती के हवाले से भी क्या इसे क्लियरेंस लेना ज़रूरी है, या ली गई है या ली जाएगी? इस हवाले से जो खदशात सामने आ रहे हैं ये भी दुरुस्त हैं क्या? देखिए, दुनिया आईटी के डिफरेंट सिक्योरिटी कोड्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए बहुत आगे जा चुकी है। हाँ। और चीन के साथ जितना अरेंजमेंट होने जा रहा है, बिलखुसूस स्पेस के हवाले से बात करें कि पाकिस्तान में कभी किसने सोचा था कि यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च सेंटर तमीर हो सकता है? किसी ने नहीं सोचा था। अब हम उसको सोच के इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। कमर्शियल माइक्रो सैटेलाइट पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर रिसर्च होगी, हम खुद उसको तमीर करेंगे। अब ये होने जा रहा है। इसी तरह और मुख्तलिफ शोबों के अंदर जिस तरह प्रोसेसर्स हैं, चिप है, उसके साथ स्मार्टफोन है, आईटी डिवाइसेस हैं, पाकिस्तान में ये तैयार नहीं की जाती। कुछ रोज़ कबल यहाँ इस्लामाबाद के अंदर एक आईटी की इंटरनेशनल कंपनी की लॉन्चिंग की तकरीब हुई, जहाँ के वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, फेडरल सेक्रेटरी आईटी शुएब सदीकी साहब मौजूद थे, जहाँ पर टेक्सटाइल कंपनी के सीईओ ने यह दावा किया कि पाकिस्तान के अंदर आईटी के शोबे के अंदर इस हद तक एक पोटेंशियल मौजूद है कि पाकिस्तान $5 अरब सालाना से लेके $50 अरब सालाना मालियत की आईटी एक्सपोर्ट कर सकता है। हम बहुत इसका मतलब है मुआशी तौर पर भी ये काफी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा ये प्रोजेक्ट, और रोजगारी के जो मौके हैं वो भी बढ़ेंगे जाहिर है इससे। जी डेफिनेटली, बहुत ज्यादा। देखिए, जितने शोबों के अंदर और काम हो रहे हैं दुनिया के अंदर, इस वक्त सबसे अट्रैक्टिव शोबा आईटी का है। और आप देखिए, कराची आने वाले दिनों के अंदर जो मुआहिदा नाइट एडिशन है जिसकी कॉपी हासिल की, इसके अंदर पूरा प्लान बताया गया, जिसके अंदर हम बात करें तो कराची आने वाले दिनों में आईटी और आईसीटी के हवाले से बिलखुसूस हब बनने जा रहे हैं। वहां बड़े सेंटर बनेंगे, एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। चाइना का भी वहां फोकस होगा क्योंकि बहुत सी कंपनियां वहां काम कर रही हैं। यूनिवर्सिटी का क्या अमल में लाया जाएगा, नौजवानों को फैसिलिटेशन मिलेगी, ना सिर्फ हार्डवेयर की तैयारी होगी बल्कि आईटी एक्सपोर्ट्स के हवाले से बहुत से सेंटर तमीर किए जाएंगे, और स्पेशली पाकिस्तानी कंपनियों को चीनी कंपनियों के साथ कनेक्ट किया जाएगा। चीनी हुकूमत सब्सिडी फराहम करेगी पाकिस्तानी कंपनियों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो ओवरऑल इस अगर मुआहिदे को हम स्टडी करें जिसका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर सकता है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।